नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए बात करेंगे आज की सुर्खियों की और जानेंगे कि क्या है खास आज के न्यूज़पेपर में, आज की जो हमारी खबरें हैं उनमें, और कैसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर हमारी है रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक फंडा दैट इज इन्फ्लेशन, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बेसिकली महंगाई कहते हैं। ठीक है, देखिए न्यूज़ ये है कि इंडिया में जो रिटेल इन्फ्लेशन है बेसिकली वो इंच अप हुआ है। लगभग 8 महीने के बाद एक हाई रेट रिकॉर्ड किया गया है और वो है 6.07% इन फरवरी, जो कि जनवरी में 6.01% था। ठीक है, तो एक ही महीने में आप देखो जो रेट है उसमें इंक्रीज आई है, जहां पर रूरल इंडिया जो है वहां पर देखी गई है शार्पर प्राइस राइज। वो भी दर है उस प्राइस राइज की 6.38%। राइट, मीन्स अगर हम ओवरऑल सिंपली बात करें तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। अर्बन में तो हुआ ही हुआ है, एज वेल एज रूरल इंडिया में भी इसका जो ये कह सकते हैं जो इसकी छाया है वो देखी गई है एक शार्पर प्राइस राइज के साथ। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फंडे हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू दी डेफिनेटिव टर्म्स। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्हें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि भाई रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन तब होता है, या रिटेल इन्फ्लेशन हम उस इन्फ्लेशन को कहते हैं जहां पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स पर डिपेंड करता है, यानी सीपीआई पर डिपेंड करता है, डब्ल्यूपीआई पर नहीं। ठीक है, WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स वेयर CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो CPI है वो ट्रैक करता है चेंजेस इन द रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हाउस होल्ड्स परचेज फॉर देयर डेली कंजम्पशन, यानी कि डेली आमतौर की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में लोग जो भी चीजें खरीदते हैं उनसे जो गुड्स और प्राइस सर्विसेज के जो प्राइस हैं उनमें जो आने वाला चेंज है वो कौन ट्रैक करता है, वो सीपीआई करता है। इसीलिए रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई की दर पर मापा जाता है। ठीक है, जो सीपीआई है उसका काम होता है कि वो मॉनिटर करे रिटेल प्राइसेस को, ठीक है, एट अ सर्टेन लेवल फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, उसका प्राइस मूवमेंट कैसा हो रहा है गुड्स का, वो सर्विसेज का, रूरल और अर्बन दोनों ही लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल्स पर अगर हम बात करें तो। ठीक है, कि शहर में कैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है और वहीं गांव में, रूरल एरियाज में किस प्रकार से उस चीज की प्राइस, उस कमोडिटी या सर्विस की प्राइस अफेक्ट कर रही है लोगों की जिंदगी में। ठीक है, जो चेंज है प्राइस इंडेक्स में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, उसको अगर हम रेफर करें तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन कहेंगे या फिर रिटेल इन्फ्लेशन कहेंगे। ओके, तो ये हमारा डेफिनेटिव था, ये समझना था हमें कि भाई रिटेल इन्फ्लेशन क्या। थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी करेंगे, सिंस सीपीआई भी यहाँ पर फिगर में आ गया है तो सीपीआई को भी समझते हैं कि आखिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो इंडेक्स है जो कि मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन को इकोनॉमी में किस प्रकार से, बाय कलेक्टिंग चेंज इन द प्राइस। जो प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं अमंग द कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज, उनके चेंज को मॉनिटर करके, उनके चेंज को मेजर करके रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो मेजर करता है हमारा सीपीआई। भारत में अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैं जिन्हें इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला है हमारा सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दूसरा है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, तीसरा है सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स और चौथा है सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये 4 तरीकों से सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है कलेक्शन ऑफ सीपीआई डेटा और उसे कंपाइल भी करती है। ठीक है, जो 3 रिमेनिंग है बेसिकली उनको कलेक्ट करता है कौन, लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सीपीआई UNME है, यानी लास्ट वाला जो 4th वाला था, इसे कलेक्ट और कंबाइन करने का, कंपाइल करने का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम का। और जो रेस्ट ऑफ द 3 हैं
यानी IWAL और RL वाली, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर और रूरल लेबर वाली, इन्हें कौन कंपाइल और मैनेज करता है? लेबर ब्यूरो, दैट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। जो बेस ईयर है CPI का वो है 2012, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी कई बार ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिया है और 2012 को चेंज करके कभी 2021, कभी 2010, कभी 2009 ऐसे कर दिया है और बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसको प्लीज ध्यान में हमें रखना है। आगे चलेंगे कि भाई CPI को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, टू कैलकुलेट CPI आपको मल्टीप्लाई करना होता है 100 को टू द फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द करंट पीरियड एंड द बेस पीरियड। यानी बेस ईयर जो है उसका क्या प्राइस था और करंट का क्या है, उसको जो फ्रैक्शन जो निकलेगा आपका, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। इस तरीके से आप CPI पर जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे और समझते हैं थोड़ा सा कि आखिर फायदा क्या है CPI का, सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, जनरली CPI जो है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर माना जाता है इन्फ्लेशन का, और सेंट्रल बैंक जो है उसे टूल की तरह देखती है, गवर्नमेंट उसे टूल की तरह देखती है। किस टूल का? वो टूल जो कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने में, इंस्पेक्ट करने में, प्राइस स्टेबिलिटी लाने में हमारी मदद करता है। एज अ डिफ्लेटर भी अगर हम बात करें तो वो यूज किया जाता है हमारे नेशनल अकाउंट्स में। CPI मदद करता है हमारी अंडरस्टैंड करने में कि भाई जो रियल वैल्यूज है सैलरीज की, वेजेस की, पेंशन्स की, परचेजिंग पावर क्या है नेशन की करेंसी का, रेगुलेटिंग रेट्स क्या हैं, उन्हें समझने में CPI हमें मदद करता है। और CPI का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु ये भी है कि वो हमें इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देता है, इंपॉर्टेंट डेटा देता है, जिससे हम अपनी देश की इकोनॉमिक हेल्थ का जायजा ले सकते हैं, उसे असर्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा CPI हमें एक बेसिक आइडिया भी देता है कि किस प्रकार का कॉस्ट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हमारे लिए जो है सही है या हमारे आसपास है, क्या होना चाहिए कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्या होता है, इन सब के बारे में CPI हमें एक आइडिया देता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ CPI। अब अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन कैसे वर्क करता है। देखिए, इन्फ्लेशन 3 तरीके से वर्क करता है। एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, एक कॉस्ट पुल होती है, एक बिल्ट इन होती है। ठीक है, तो आपको ये जो इन्फ्लेशन का वर्किंग प्रोसेस है या टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो जरा फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इन्फ्लेशन के कौन से टाइप है और क्या इनका मतलब है, ये कैसे काम करेंगे। मुझे भी ये तसल्ली हो जाएगी कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो आपको याद रह रहा है, क्योंकि इस बार इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चांसेस हैं पूछे जाने की, इसलिए इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने आपको MCQ का क्वेश्चन नहीं दिया है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इसको लिख करके बताएं सो दैट चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं बिल्कुल। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं और क्या मतलब होता है किस टाइप की इन्फ्लेशन का, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरी न्यूज पर। हमारी सेकेंड न्यूज जो है वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस से निकल कर आ रही है। देखिए, ये क्राइसिस का इफेक्ट बोल सकते हैं या आफ्टर इफेक्ट इसको हम नाम दे सकते हैं। न्यूज में बताया गया है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है कैसे शॉर्टेज इन सेमीकंडक्टर्स में रिजल्ट कर रहा है, कैसे रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, जो सप्लाई है सेमीकंडक्टर्स की बेसिक क्यों हो सकती है। तो देखिए, जो ग्लोबल सप्लाई की अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स को देखते हुए, तो वो थ्रेटेंड है ऑलरेडी यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। क्यों? क्योंकि जो 2 की रॉ मटेरियल्स हैं, नियॉन और पैलेडियम, ठीक है, वो इन देशों से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और कैसे क्या हो रहा है, चलिए आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और साइंस एंड टेक के हिसाब से भी ये दोनों ही नियॉन और पैलेडियम इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम समझेंगे कि नियॉन और पैलेडियम क्यों इंपॉर्टेंट है चिप मेकिंग में। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में चिप लगती है और चिप मेकिंग में ये कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नियॉन की बात करेंगे। आपको मुझे नियॉन के बारे में 2-3 चीजें बतानी है, फटाफट से लिखकर बता दीजिए, 2 से 3 पॉइंट्स। ठीक है, नियॉन क्या है, कैसे बना, क्या इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, ये सारी चीजें फटाफट से बता दीजिए, जरा क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका भी। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ जो नियॉन गैस है उसके बारे में, कि नियॉन गैस को यूज किया जाता है फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस में। ठीक है, जो कि बहुत कॉमन मेथड है फॉर फैब्रिकेटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो नियॉन गैस है वो यूज की जाती है लेजर मशीन्स में। ठीक है, जो कि कार्व करती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को।
हालांकि जो यूज ऑफ नियॉन गैस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, अगर उसको हम ध्यान में देखें तो वो पहुंच चुका है 99.99% प्योरिटी लेवल पर, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रेयरिटी है। मोर देन हाफ ऑफ सेमीकंडक्टर्स की अगर हम देखें तो ग्रेड नियॉन जो है वो हमें मिलता है यूक्रेनियन कंपनीज से, और दो कंपनीज हैं, कौन कौन सी, इनकास और क्रायोइन, ठीक है। इन दो कंपनीज से सबसे ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है नियॉन। ओके, आते हैं दूसरे पर, दूसरा है पैलेडियम। पैलेडियम के बारे में अगर कुछ पता है तो फटाफट से बताइए, साइंस वाले अपना जरा दिमाग यूज करिए, क्योंकि क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होती है ये चीज, इसके बारे में अगर 2-3 पॉइंट्स बता सकते हो तो फटाफट से बताओ, ठीक है। अगर नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, बट बताइए जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये सारी चीजें। ये इन्हीं छोटी छोटी चीजों के स्टैटिक पोर्शन से आपको क्वेश्चन आता है और फिर लगता है कि अरे ये क्वेश्चन हमें कहां से पूछ दिया। ओके, समझते हैं इसके बारे में भी, पैलेडियम के बारे में। पैलेडियम का यूज जो है वो मल्टीपल पर्पसेस में किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स को अगर हम देखें या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम देखें तो, ठीक है, सबसे पहले तो ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को कोट करने में, और ये हमें हेल्प भी करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखी जाए तो, ठीक है। इसका यूज होता है प्लेटिंग करने में माइक्रो प्रोसेसर्स की और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में भी, जो कि एसेंशियल प्रोसेस है चिप मेकिंग का। ओके, और रशिया से हमें सबसे ज्यादा पैलेडियम मिलता है। रशिया अकाउंट करता है फॉर नियरली हाफ द ग्लोबल सप्लाईज ऑफ पैलेडियम और मल्टीपल ट्रेड सैंक्शंस ऑन मॉस्को, ठीक है। तो जो है लगाए जा चुके हैं इन ऑर्डर टू थ्रेटन टू कंस्ट्रेन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। मॉस्को पर जो सैंक्शंस लगाए गए वो इसीलिए क्योंकि वो शायद अवेलेबल हमें नहीं कर रहे हैं पैलेडियम को, इस वजह से। और सिंस आपको पता ही है, एक जगह से यूक्रेन से आपको जहां से नियॉन मिल रहा है, पैलेडियम आपको रशिया से मिल रहा है, दोनों देशों में वॉर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्टेज तो होनी ही होनी है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद समझेंगे कि भाई सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, सेमीकंडक्टर्स जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की पोजीशन होती है, और इसे कॉमनली यूज किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में, फॉर कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स एंड फॉर डिवाइसेस ऑल्सो, ठीक है। जनरली ये क्रिएट करता है यूजिंग सिलिकॉन, जर्मेनियम और अदर प्योर एलिमेंट्स को, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो क्रिएटेड बाय होते हैं एडिंग इम्प्योरिटीज टू द एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे ही एलिमेंट में इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है हमें सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं, तो ये होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और इनमें नियॉन और पैलेडियम का यूज होता है काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि भाई व्हाई वाज देयर अ शॉर्टेज इन द सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए, ट्रिगर पॉइंट ही जो है यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज का वो कोविड-19 पैंडेमिक था, ठीक है। और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स लगे थे वर्ल्ड वाइड में, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव डाला चिप मेकिंग फैसिलिटीज पर, जो कि शट डाउन हुई इन द कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया, चाइना और यूएस, ठीक है। एक की फीचर इन चिप शॉर्टेजेस का ये भी है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज अगर देखा जाए हमेशा की तरह, तो ये एक कास्केडिंग इफेक्ट डालती हैं, गिवन दैट जो फर्स्ट वन ये कह सकते हैं कि क्रिएट्स पेंट अप डिमांड, और उसके आगे जो है फॉलो अप फमीन रहता है, ठीक है। यानी कि एक तरफ जहां डिमांड बढ़ रही है उसके बाद आपका फमीन आ जा रहा है, फेमाइन आ जा रहा है, तो इसकी शॉर्टेज होनी ही होनी है, ठीक है। लेकिन यहां पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस कैसे प्रोट्रैक्ट कर रहा है, इस शॉर्टेज में कैसे अपना योगदान दे रहा है, तो उसका मुद्दा यही है कि पैलेडियम और नियॉन जो हैं, ये दोनों ही सोर्सेज जो हैं इनका यूज होता है सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग में, और ये दोनों ही, एक रशिया से आती है, एक यूक्रेन से आती है। जहां रशिया ओवर 40% वर्ल्ड पैलेडियम देता है, वहीं पर यूक्रेन जो है वो 70% ऑफ नियॉन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ें कम हो रही हैं, दोनों ही देशों में वॉर हो रही है, इन यूक्रेन इन्वेजन का जो माहौल है उस वजह से ये चीज़ें सप्लाई नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से ये शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा टॉपिक, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, 20 मार्च को आपका एग्जाम है, फाइंडिंग एकलव्य का टेस्ट है, इसको अवेल करिए और आप जीत सकते हैं मौका फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप इन द फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफ यूपीएससी 2023 का, ठीक है। तो आप अपनी जगह बना सकते हैं टॉप 50 में और ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। आगे चलते हैं अपनी तीसरी खबर पर। हमारी तीसरी खबर जो है वो है आज की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से, ठीक है, यानी मैन पैड्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, समझते हैं इसको।
देखिए यूनाइटेड स्टेट ने अप्रूव किया है, यानी कि यूएस ने अप्रूव किया है 200 मिलियन आर्म्स पैकेज फॉर यूक्रेन, ठीक है, जिसमें इंक्लूड करता है यूएस मेड स्टिंजर मिसाइल्स, जो कि एक मैन पैड सिस्टम्स हैं या मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिसे कि शोल्डर से रखकर ही फायर किया जा सकता है, ठीक है। क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको, साइंस एंड टेक में काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि भाई व्हाट आर मैन पैड्स। देखिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्हें हम मैन पैड्स कहते हैं, ये शॉर्ट रेंज की लाइट वेट पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, दैट कैन बी फायर्ड बाय इंडिविजुअल्स या स्मॉल ग्रुप्स टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, यानी कि आप अपने कंधे पर रखकर इसको फायर कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रॉइंग दी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। इनमें जो है दे हेल्प शील्ड ट्रूप्स फ्रॉम एरियल अटैक्स, ठीक है, जो शील्ड ट्रूप्स होती हैं ये उनको हेल्प करते हैं एरियल अटैक से, और ये एक बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव टारगेटिंग लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, ठीक है। जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं उनको ये टारगेट करने में बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। मैन पैड्स होती है एक चीज़ जिसका मतलब है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम बेसिकली, ठीक है, वो वर्क करता है इसी बिल्कुल सिमिलर ही मैनर में, और उनका यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय और इनकैपेसिटेट मिलिट्री टैंक्स। वो टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज होते हैं। जो मैन पैड्स हैं उनका यूज किया जाता है मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करने में, और मैन पैड्स का यूज किया जाता है मिलिट्री टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में। यूनिकनेस क्या है, यूनिक क्या, अलग क्या है मैन पैड के बारे में? तो देखिए जो मैन पैड्स हैं जो कि यूएस ने अभी देने की बात की है, वो शोल्डर यानी हमारे कंधे से रखकर फायर किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है, ग्राउंड व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है, एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रखकर उसे लॉन्च किया जा सकता है, एक हेलीकॉप्टर या बोट से भी उसे लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो जो इजीनेस है उसे लॉन्च करने में, वो काफी इस चीज को, इस सिस्टम को यूनिक बनाती है। उनका जो वेट है वो लगभग आपका 10 से 20 किलोग्राम का होता है, ठीक है, और उनकी जो लंबाई है वो लगभग 1.8 मीटर से के लगभग होती है, ठीक है। ये लाइट वेट होते हैं एज कंपेयर टू इलेबोरेटिव वेपन सिस्टम्स की अगर हम बात करें, और ये बहुत ही ईजी टू ऑपरेट होते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा। ऑपरेटिंग मैन पैड जो है वो सब्सटेंशियली लेस ट्रेनिंग रिक्वायर करता है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा माहिर होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी ट्रेनिंग के हिसाब से ही आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। और इनकी जो मैक्सिमम रेंज है वो होती है लगभग 8 किलोमीटर्स की, और ये टारगेट्स के साथ एंगेज कर सकते हैं एयर में एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर्स तक, ठीक है। तो ये यूनिकनेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस है बेसिकली मैन पैड्स की, ओके। शील्ड फीचर्स इनके क्या, आप देख सकते हो, ये इमेज देखो, इन्होंने कितनी आसानी से कंधे पर रखकर इसको फायर किया है, राइट। तो ये इसका यूनिक फीचर है। और इसकी स्टील्थ फीचर की अगर हम बात करें तो दे हैव पैसिव और फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम्स। इसका मतलब है कि इसको जो है ऑपरेट किया जा सकता है, इसका जो ऑपरेटर है ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गाइड द मिसाइल टू इट्स टारगेट, ठीक है, इनेबलिंग देम टू रन एंड रीलोकेट इमीडिएटली आफ्टर फायरिंग। जो मिसाइल हैं वो लॉकडाउन रहती है टू द टारगेट ऑब्जेक्ट, और उनमें किसी भी प्रकार की ये जरूरत नहीं होती कि उन्हें एक्टिव गाइडेंस दिया जाए फ्रॉम द सोल्जर, ठीक है, ये अपने आप ही काम करता है। और जो मिसाइल्स हैं वो फिटेड होती हैं विथ इंफ्रारेड सीकर्स दैट आइडेंटिफाई टारगेट द एयरबॉर्न व्हीकल थ्रू हीट रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय द लेटर। मतलब कि जो हीट रेडिएशन लेटर से अगले से रेडिएट होती है उसे ये पहचान कर अटैक करती हैं, ठीक है। तो ये है इनका टारगेट कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक और अच्छी चीज है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे कुछ नाम बता सकते हैं, कैन यू नेम फ्यू मैन पैड्स। आपको क्या लगता है इनका यूज हुआ है या नहीं हुआ है, जरा इसके बारे में बता दीजिए मुझे फटाफट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी है कि गवर्नमेंट इज सीकिंग लॉ ऑन राइट ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट है बेसिकली उन्होंने अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट से, उनसे हेल्प मांगी है कि आप एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशन दे दीजिए हमारे देश के लिए ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेनर्स राइट, so that they can approach local courts for relief after violating their visa conditions। क्यों न्यूज में था ये पूरी चीजें? देखिए गवर्नमेंट की जब रिक्वेस्ट आई ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ पेटिशंस फाइल्ड बाय फॉरेन नेशनल्स
जो कि चार्ज थे विथ वायलेटिंग कोविड-19 गाइडलाइंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन इन न्यू दिल्ली कोविड पीक आउटब्रेक के दौरान। उस टाइम से ये न्यूज़ में थी और उस वजह से न्यूज़ में थी। तो यहाँ पर जो पूरा मुद्दा है वो है अबाउट फॉरेनर्स की जो राइट्स हैं उनका, ठीक है। तो इसको जरा हम ऐसे देखेंगे कि भाई आखिर क्या क्या वो राइट्स हैं जो कि हमारे देश में फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल हैं और हमारे लिए अवेलेबल हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है और इस बार भी पूछ सकता है क्योंकि काफ़ी इसकी चर्चा हुई है। तो एक नज़र डाल लेते हैं, सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वो कौन कौन से हैं जो कि बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं और कौन से सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इंडियन सिटीजन्स की। तो हमारे पास है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स टू फ्रीडम, जिसके अंदर आता है आपका सारा स्पीच, असेंबल, ठीक है, मूव फ्रीली, रेसिडेंस, ये सारी चीजें। फिर है हमारा आर्टिकल 29 जो देता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस को नहीं अवेलेबल है। क्या है वो राइट? सबसे पहले आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, कानून की नजर में हर कोई बराबर है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। Article 24 prohibition of employment of children in factories. Article 25 freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Article 26 freedom of manage religious affair. 27 freedom from payment of taxes for promotion of any religion, or 28 freedom from attending religious instructions or worships in certain educational institutions. तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा कि कौन कौन से राइट सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, कौन कौन से राइट सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये मुझे बताइएगा, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा है कि एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। तो क्या जो हमारे एनिमी एलियंस हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जो हमारे एनिमी एलियंस हैं क्या उनके लिए भी कुछ राइट्स हैं? अगर हैं तो कौन से हैं, ठीक है, ये मुझे फटाफट से बताइए, हैं या नहीं है। पहली चीज तो ये कि एनिमी एलियंस के लिए क्या कुछ राइट्स, क्या कुछ रूल्स हैं हमारे देश में? अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं, और अगर नहीं है तो वो भी बताइए और क्यों नहीं है, ठीक है। फटाफट से इसको जरा बता दीजिए, थोड़ा सा इस पर हम कमांड रख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबरें। आई होप सारी खबर आपको समझ आ गई होगी। निकालो प्रीलिम्स के सेशंस हमारे जा रहे हैं, प्लीज उनको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ओके, और प्रैक्टिस भी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। लेकिन आज की जो न्यूज थी उसको प्लीज एनालाइज कर लीजिएगा और उसकी प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.